हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। तो हम लोग इंदिरा साहनी वाले केस को देख रहे थे। बेसिकली 16/4 से रिलेटेड ऑलमोस्ट चीजें हो गई थी, इंदिरा साहनी वाला केस रह गया था। इंदिरा साहनी वाले केस में क्या क्या विचार हो गया था, जरा जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। इंदिरा साहनी केस में क्या क्या चीजें रह गई, क्या क्या चीजें हो गई थी? तो इसका मतलब एक और चीज बचा हुआ है कि भाई क्या बैकवर्ड क्लासेस में सभी को रिजर्वेशन मिलना? इसका मतलब क्या है कि अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी में क्या क्रीमी लेयर जैसा कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है? यानी ओबीसी में क्या उपवर्गीकरण किया जा सकता है? ठीक है। बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता, मना किया था। लेकिन इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और क्रीमी लेयर की पहचान करके उनको आरक्षण व्यवस्था से बाहर करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, ये ओबीसी के लिए बात हो रही है। अभी तत्काल में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि SC ST के भीतर भी उपवर्गीकरण कर सकते हैं। SC ST के भीतर अभी तक उपवर्गीकरण नहीं है। इसका मतलब क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट अभी SC ST में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया निर्णय में कहा है कि कर सकते हैं। ठीक है, क्रीमी लेयर क्या है? किसी को है पता क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर से क्या समझते हैं? आरक्षण भारत में सुप्रीम कोर्ट शुरू से मना करता रहा है। 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% का आरक्षण का इंतजाम किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि भारत में आरक्षण का आधार क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया ना 8 लाख। कहने का मतलब ये है कि भाई हर समाज, हर समुदाय धीरे धीरे इतनी तरक्की करता है कि उसमें से कुछ लोग इतने संपन्न हो जाते हैं जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि ऐसी हो जाती है कि अब उनको आरक्षण की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई IAS बन गया। अब IAS बनने के बाद अगर उसके बच्चे को भी क्रीमी लेयर की सुविधा मिल रही है, ओबीसी आरक्षण की सुविधा मिल रही है, तो उस सुविधा का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अब समाज में प्रतिष्ठा पा चुका है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि उसकी बहुत उत्थान कर चुकी है, तभी तो IAS बना। अब उसके बच्चों को भी वो सुविधा मिले, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ सकता है, यानी ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण कर सकते हैं। और जो क्रीमी लेयर मलाईदार परत है, मलाईदार मतलब जैसे दूध में ऊपर मलाई जम जाता है, मलाई को ऐसे बाहर निकाल देते हैं। एक समय तक तो ओबीसी की संरचना कैसी है या SC ST की संरचना कैसी है कि उसमें कोई क्रीमी लेयर पहचाना ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए ओबीसी में ही क्रीमी लेयर की अभी तक ऐसा डिवीजन किया गया है, उपवर्गीकरण क्लासिफाई किया गया है। SC ST में तो अभी तक ये स्थिति नहीं है कि हम पहचान पाए कि इसमें क्रीमी लेयर कौन सा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख बदल गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया निर्णय में फिर से दोहराया है कि क्रीमी लेयर SC ST में भी ले आ सकते हैं, यानी उपवर्गीकरण कर सकते हैं। और इस खबर पर आपको करंट अफेयर्स में नजर बनाए रखनी है। ठीक है, जैसे ही ये आएगा हम News@9 में भी इसको कवर करते हैं। मैंने किया भी था कवर।
और चैनल पर भी आपको दिखेगा, तो हमेशा इस पर नजर बना के रखिएगा कि अगर ये आए तो हमेशा अपडेट रहना है। लेकिन ध्यान रखना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कह दिया है कि SC STs के भीतर भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, सब क्लासिफाई किया जा सकता है, उपवर्गीकरण किया जा सकता है। लेकिन हम अब बात किसकी कर रहे हैं, अभी तक की क्या व्यवस्था है, OBC के लिए ऐसा उपवर्गीकरण है। मलाईदार परत, जैसे दूध में मलाई जम जाती है ऊपर, उस मलाई को निकाला जा सकता है, वैसे ही OBC में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में ये व्यवस्था थी की गई इंदिरा साहनी केस में कि भाई इनकी पहचान कीजिए कि कौन लोग इतने सामाजिक शैक्षणिक रूप से सशक्त हैं कि जिनको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इंदिरा साहनी केस के रिकमेंडेशन पर कहा गया कि ऐसे पहचान करने वाला एक बॉडी बनाइए। ठीक है, तो वो बॉडी कौन सी है जो बनी, रामनंदन समिति की सिफारिश, रामनंदन कमेटी को दिया गया ये काम। इंदिरा साहनी केस कब का है, 1992 का। और इस समिति को काम दिया गया कि भाई रिकमेंड कीजिए क्या किया जाए, तो इसने एक आयोग बनाने की सिफारिश की। इस आयोग का काम क्या होगा, OBC में कौन लोग शामिल होंगे और किनको क्रीमी लेयर में रखना है, किनको नॉन क्रीमी लेयर में रखना है, उसके लिए सारे मापदंड बनाने के लिए कहा गया। और वो आयोग कौन सा होगा ये बताइए। 1993 में इस रिकमेंडेशन को मानते हुए एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का नाम क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो हमारे यहां SC आयोग भी है, यानी अनुसूचित जाति आयोग भी है, अनुसूचित जनजाति आयोग भी है। और 1993 में, ये पहले से है, 1993 में एक अन्य आयोग बनाया, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, लेकिन संवैधानिक नहीं था ये। ठीक, संवैधानिक आयोग का दर्जा इसको मिला 2018 में 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब संवैधानिक आयोग का जब दर्जा दे दिया गया, तो आपको जो आज होमवर्क करना है वो ये करना है कि संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रावधान किन आर्टिकल्स में किए गए। ये होमवर्क है आपका, किन किन आर्टिकल्स में ये प्रोविजन किए गए OBC के लिए। ये कर लेंगे होमवर्क, नहीं दिख रहा, ये होमवर्क कर लेंगे यहां जो लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन लिखते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। 1, 1993 में आयोग को संवैधानिक आयोग के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान में यह एक सांविधिक आयोग है
तीसरा स्टेटमेंट है 1993 से 2018 तक इसे सांविधिक आयोग का दर्जा हासिल था, यह सांविधिक आयोग था। अब कह रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या केवल 1, 2 और 3? A, B, C, D, बताइए कौन सा सही है। चलिए और क्लियर एक स्टेटमेंट और बता देता हूं मैं कि 1993 में इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, इसको भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। संसद द्वारा एक्ट पास करके बनाया गया तो उसको कहेंगे सांविधिक या फिर स्टैट्यूटरी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यानी संसद के एक्ट से बना। अगर ये संसद के एक्ट से बना, सांविधिक 1993 में था, तो यहां क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक आयोग के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया। तो ये गलत होगा या सही होगा? गलत होगा ना। इसको तो सांविधिक आयोग बनाया गया, एक्ट से पास करा के बनाया गया। संवैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया, यानी संविधान में इसको शामिल कब किया गया? 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा। तो 2018 में जाकर इसको संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वर्तमान में यह एक सांविधिक आयोग है, वर्तमान में ये एक संवैधानिक आयोग है, ये भी गलत है। और ये सही है कि 93 से 18 तक सांविधिक था और बाद में इसको क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट पर इंदिरा साहनी ने जो कहा था कि भाई क्रीमी लेयर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, और क्रीमी लेयर के तौर पर क्या किया गया, क्या प्रोविजन है क्रीमी लेयर का? अगर आप सरकारी जॉब में हैं, कौन, जिसको क्रीमी लेयर का, जिसको ओबीसी का रिजर्वेशन कोटा का फायदा उठाना है, अगर उसके माँ या बाप, मदर या फादर में से सरकारी जॉब में संवैधानिक पद पर हैं, माता या पिता, जैसे कोई राज्यपाल है किसी का और वो ओबीसी कैटेगरी से है, तो उनके बच्चे को नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्रीमी लेयर में है। ठीक है, इसी तरीके से माता या पिता, मदर या फिर फादर, ग्रुप ए सर्विस में है, जैसे मान लीजिए आईएएस हैं, तो फिर बच्चों को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूं, बार बार जो ध्यान रखने वाली बात है कि अभी क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट किसमें है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में। इसका मतलब कि अगर किसी के माता पिता एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला अगर बच्चा है और उनके माता पिता जो हैं एससी एसटी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, वो अगर आईएएस है तो मिलेगा बच्चों को। क्यों? क्योंकि एससी एसटी में ऐसा अभी सब क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें भी क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आ सकता है, उपवर्गीकरण कर सकते हैं। इसका मतलब जो लोग सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से काफी संपन्न हो चुके हैं उनको बाहर किया जा सकता है, तो उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसके लिए प्रोविजंस बनेंगे, जैसे ओबीसी के लिए प्रोविजन बना हुआ है,
तो ओबीसी के लिए प्रोविजन बना हुआ है कि मदर या फादर या तो संवैधानिक पद पर हो या ग्रुप ए सर्विस में हो, तो फिर वो क्रीमी लेयर के पार्ट होंगे, उनके बच्चों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरा बना हुआ है मदर प्लस फादर, माता और पिता दोनों ग्रुप बी सर्विस में हो, ग्रुप बी सर्विस में हो। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फॉर्म में भी कई सारी सर्विसेज हैं जो ग्रुप ए सर्विस हैं और कुछ सर्विसेज हैं जो ग्रुप बी सर्विस हैं। ठीक है, तो ग्रुप बी सर्विस में अगर दोनों हो तो भी वो क्रीमी लेयर का पार्ट होंगे। ध्यान रखिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी में अगर है किसी का जॉब, ग्रुप सी या डी में, तो उनके बच्चों को मिलेगा। एक्सक्लूड किसको किया गया है? अगर सरकारी जॉब में है तो संवैधानिक पद पर हो, माता या पिता में से कोई ग्रुप ए सर्विस में हो, माता और पिता दोनों ग्रुप बी सर्विस में हो, तो फिर क्रीमी लेयर का पार्ट होंगे। ठीक है, अब जो गैर सरकारी जॉब में है, गैर सरकारी जॉब में यानी प्राइवेट जॉब में है या फिर जॉब में ना होके कुछ ऐसा प्राइवेट काम कर रहे हैं, उनके केस में है कि मदर प्लस फादर दोनों के इनकम मिलाकर ठीक है 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। बस यहां ध्यान दीजिए कि इस 8 लाख में सैलरी इंक्लूडेड नहीं है। सैलरी इंक्लूडेड नहीं है, और दूसरा एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय भी इंक्लूडेड नहीं है, कृषि आय भी नहीं है। मतलब 8 लाख सालाना इनकम से ऊपर जो हुआ वो क्रीमी लेयर में होगा, लेकिन इसमें उसकी सैलरी काउंट नहीं होगी और एग्रीकल्चरल इनकम काउंट नहीं होगा। तो काउंट क्या होगा? काउंट होगा जैसे मान लीजिए कोई दुकान है, उनका रेंट आता है, घर रेंट पर दे रखा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है तो उस पर इंटरेस्ट प्रॉफिट आता है, या इंटरेस्ट से पैसा आ रहा है, ये सब काउंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये ओबीसी का क्राइटेरिया डिफाइन किया गया, और ये सब आपको बहुत याद नहीं रखना है, बस समझने के लिए समझ लेना है। ठीक है, अब इसके सामने एक और प्रश्न क्या आया कि भाई क्या सभी क्षेत्रों में आरक्षण देना मजबूरी है? कुछ अन्य बातों को भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कुछ अन्य बातें थी, जैसे क्या सभी क्षेत्र में आरक्षण देना जरूरी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तकनीकी दक्षता वाले क्षेत्र हैं, जहां तकनीकी दक्षता रिक्वायर्ड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नाभिकीय संयंत्र, ठीक है, नाभिकीय संयंत्र में मिलता है कि नहीं? स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक, कोई खेल हो गया, इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड सेक्टर हैं, इसमें आरक्षण देने की कोई मजबूरी नहीं है राज्य को। ठीक है, अब आजिए एक और प्रश्न, क्या महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की मजबूरी है? महिलाओं को अलग से आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई महिलाओं को आरक्षण एससी
की महिलाओं को मिलता ही है, जो एससी को मिलता है उसमें महिलाएं भी हैं। एसटी के लिए जो आरक्षण मिलता है उसमें महिलाएं भी हैं। ओबीसी की जो आरक्षण मिलता है उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, ओबीसी की महिलाएं। तो अलग से इसको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, और इसी को कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक, तो वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है? वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब है कि भाई यहां अनरिजर्व्ड है, फिर एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, इस तरह से रिजर्वेशन बना हुआ है। या थोड़ा सा इसको वैसे कर लीजिए, पहले ओबीसी कर लीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एससी व्यक्ति है जो एग्जामिनेशन में बैठा, आईएएस के एग्जामिनेशन में 100 कट ऑफ पर अनरिजर्व्ड लोगों का सिलेक्शन हुआ और इसके मार्क्स आ गए 120, ठीक है। टोटल 20 सीट्स रिजर्व थे इसके एससी के लिए इस परीक्षा में। तो अब क्योंकि ये 120 सीट्स आ गए हैं तो इसको अब कोटा का फायदा लेने की जरूरत नहीं, ये वर्टिकली अप हो जाएगा, अनरिजर्व्ड में चला जाएगा, और इसकी जगह जो एक सीट वैकेंट हुआ है वो यहां जो व्यक्ति था वो चला आएगा इस 20 में। तो वर्टिकली रिजर्वेशन मिला हुआ है इसको, ठीक है। बात समझ में आ गई? जबकि महिलाओं को रिजर्वेशन कैसे मिला हुआ है? महिलाओं को रिजर्वेशन मिला हुआ है, इन सब के भीतर विमेन शामिल है, अलग से विमेन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है कि इसको इतने मार्क्स आ गए कि ये वर्टिकली अनरिजर्व में चले गए। भाई ये अगर एससी की मेंबर हो तो एससी वाला जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो इस पर भी काम करेगा, लेकिन अलग से फीमेल वाला रिजर्वेशन इसको नहीं मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये सारे वर्गों में शामिल है, इनको अलग से कोई रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि एससी, एसटी, ओबीसी को कौन सा रिजर्वेशन मिला हुआ है? वर्टिकल रिजर्वेशन मिला हुआ है, और महिलाओं को या दिव्यांगजनों को हॉरिजॉन्टल मिला हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए 16(5). 16(5) क्या कहता है? 16(5) कहता है कि भाई कोई ऐसी भी जगह हो सकती है ना जो धार्मिक संप्रदाय का हो या फिर सांप्रदायिक रूप से कोई संस्था हो, ठीक है। किसी धार्मिक संस्था में हो सकता है जॉब की रिक्वायरमेंट ही उस व्यक्ति की हो जो उस धर्म से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू मंदिर है, उसमें पुजारी की सरकार ने वैकेंसी निकाली है, तो पुजारी की वैकेंसी में अब ये रिक्वायरमेंट है कि कोई ना कोई हिंदू ही होगा, ठीक है। या मस्जिद में वैकेंसी सरकार की तरफ से कोई निकली हुई है, ठीक है, या किसी संस्थान को रखना है तो वो उसी धर्म का रखेगा ना। जैसे सेना के भीतर आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं या अर्ध सैनिक जो बल हैं उनमें कि मंदिर में पुजारी की भी वैकेंसी है, तो यहां हिंदू को ही रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अन्य धर्म के जो संस्थान इस तरीके के हैं जहां मजबूरी है कि उसी धर्म के लोगों को रखना है, तो 16(5) कहता है कि ऐसी व्यवस्था बिल्कुल जायज है, ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी धार्मिक संस्थान में किसी पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति को ही उस पद के लिए रखा जाए, ये 16(5) इसकी व्यवस्था देता है। किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान या उसके शासी निकाय
गवर्निंग जो बॉडी है उसमें किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को नियोजित करना, जॉब देना अलाउड है 16(5) के हिसाब से। और 16(6) नौकरियों में EWS आरक्षण की व्यवस्था करता है। क्या कहता है कि 16(4) में किसी बात के होते हुए भी 16(4) में किसी बात के होते हुए भी राज्य जो पिछड़ी जातियों की बात पहले की गई है, यानी बैकवर्ड क्लास, SC ST से भिन्न, ठीक है, आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने से राज्य को नहीं रोका जाएगा, राज्य को निवारित नहीं किया जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मैक्सिमम कितना कहा गया है, 10%। जो हमने 15(6) में देखा था वही यहां भी है, EWS के लिए 10%। और 16(6) में जो EWS आया, ये कब आया, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए 16(6) को जोड़ा गया। इसी सेम संविधान संशोधन से 15(6) में EWS की व्यवस्था की गई थी। इसी सेम संविधान संशोधन से EWS की व्यवस्था हो रही है ना बेसिकली, तो 16 में भी 16(6) जोड़ा गया था। ठीक है, इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन? 16(4) में किसी बात के होते हुए भी, और वहां आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग नहीं लिखा हुआ है, सीधी सी बात है। 16(4) में लिखा है सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो 16(6) कहता है कि 16(4) में किसी बात के होते हुए भी, और वहां जो पिछड़े वर्गों बताया गया है उससे भिन्न, ठीक है, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों, इसका मतलब जो आपने रिजर्वेशन ऑलरेडी दे रखा है उससे अलग रिजर्वेशन देना है। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के किन्हीं वर्गों के लिए राज्य को यह अनुच्छेद नहीं रोकेगा कि वो कोई स्पेशल प्रोविजन करे। तो EWS के लिए, और मैक्सिमम दे दिया गया है कि मैक्सिमम 10% तक रिजर्वेशन इनको दिया जा सकता है। तो यही EWS का क्राइटेरिया जुड़ गया सरकारी नौकरियों में। इसी तरीके से 15 में जुड़ गया था, तो EWS क्राइटेरिया जुड़ गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब आ जाइए आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्य का मतलब क्या है, जो स्पर्श करने लायक ना हो उसको अस्पृश्य कहते हैं। तो भैया हमारे देश में ये बड़ी बीमारी थी छुआछूत की। इंदिरा साहनी केस में उतनी ही बातें थी, जो अन्य बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया। अन्य बातें में क्या क्या है, महिलाओं के लिए क्या अलग से आरक्षण की जरूरत है या सबको आरक्षण देने की जरूरत है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, और आर्टिकल 17 सिर्फ कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, मतलब प्रोहिबिट किया जाता है, रोका जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी डिसेबिलिटी को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसका मतलब आर्टिकल 17 से ये तो बताता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, ये नहीं बताता कि अस्पृश्यता बोलते किसको है। तो अस्पृश्यता की परिभाषा इसमें नहीं दी गई है, ठीक है, नहीं दी गई। और दंड के लिए ये क्या कहता है कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसका मतलब संसद एक्ट पास करेगी, और संसद विधि द्वारा करेगी, इसका मतलब साधारण बहुमत से एक्ट पास होगा। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूं। तो ये कहां लिखा हुआ है कि एक्ट पास करेगी, ये तो इसमें लिखा, लेकिन आर्टिकल 35 में हमने क्या देखा था, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने की शक्ति, यही देखा था हमने, संसद की शक्ति है। और यहां 35(2) में क्या कह रहा है, ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग यानी मूल अधिकार के अधीन, भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात
जितनी जल्दी हो सके, यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 2 में निर्दिष्ट हैं, ठीक है, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। इसका मतलब जहां जहां इसमें दंड के प्रोविजन किए गए हैं, वो दंड कौन विधि बनाएगा? संसद, आर्टिकल 35 के तहत। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो संसद ने कौन सा एक्ट बनाया? संसद ने एक्ट बनाया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ठीक है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, और इसी का नाम 1976 में चेंज करके कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1955 में संसद ने एक्ट बनाया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। ठीक है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। इसमें 1976 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसका मतलब 1976 में इसमें संशोधन कर दिया गया, इस एक्ट में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया और इसके प्रोविजंस भी कड़े कर दिए गए, प्रावधानों को कड़ा किया गया, कड़ा किया गया। लेकिन ये अधिनियम भी अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करता, तो अस्पृश्यता तो इसमें भी परिभाषित नहीं है। जैसे आर्टिकल 17 में परिभाषित नहीं है, वैसे ही हाँ, वो कृत्य बताए गए हैं, कृत्य बताया है इसमें जो दंडनीय है, जिनको अस्पृश्यता माना जाएगा। ठीक है, वो कृत्य कौन कौन से हैं जिसको अस्पृश्यता माना जाएगा? पहला तो कृत्य यही है कि भाई जाति सूचक अपमान नहीं करना। ठीक है, जाति सूचक अपमान मतलब आपको पता ही है हमारे तरफ अपमानित करने के लिए भाषा का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। अच्छा ध्यान रखिए, ये जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है, ये बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बनाया गया है। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बनाया गया है। तो इसमें कहा गया है कि भाई जाति सूचक अपमान को अस्पृश्यता के दायरे में माना जाएगा। किसी सार्वजनिक स्थल पर जाति के नाम पर प्रवेश से रोकना, ये भी अस्पृश्यता के दायरे में। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाद में 1976 में और भी चीजों के दायरे में ले आया गया, जैसे अस्पृश्यता को जस्टिफाई करना, न्यायोचित ठहराना, या अस्पृश्यता को लेकर कोई उपदेश देना। ठीक है, न्यायोचित ठहराना का मतलब क्या हुआ? आप ये कहें कि भाई इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ये लोग ऐसे ही हैं, और ये आपने बहुत बार सुना देखा होगा कि भाई इनके साथ तो यही व्यवहार करना चाहिए, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं? आप अस्पृश्यता को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जस्टिफाई आप किसी दर्शन को कर रहे हैं जिसमें अस्पृश्यता को जस्टिफाई किया गया है। ठीक है, किसी मत को कर रहे हैं जिसमें अस्पृश्यता को जस्टिफाई किया गया है, या आपका खुद का अपना वक्तव्य है, आपका अपना सोचना है, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं ठीक कह रहा हूं, तो इसको क्या है? ये अपराध की श्रेणी में है, इसके लिए दंड का विधान किया गया है। ठीक है,
1989 में SC ST के लिए एक और एक्ट ले आया गया जिसको कहते हैं एट्रोसिटीज एक्ट। एट्रोसिटी का मतलब, एट्रोसिटी का मतलब क्या है? अत्याचार। ठीक है, तो SC STs के लिए एक नया एक्ट ले आया गया 1989 में। ठीक है, और इस एक्ट को कहते हैं एक, इसमें और ऐड कर लीजिए भाई, जाति के नाम पर सार्वजनिक सेवा भी ना देना, सार्वजनिक सेवा ना देना, सेवा से इनकार। मान लीजिए कि आपने किसी दुकान से ऑर्डर किया, या आजकल जोमेटो से ऑर्डर करते हैं ना, जोमेटो से ऑर्डर किया, दो कंडीशंस हो सकते हैं। पहला, डिलीवरी बॉय आया, आपने उससे उसकी जाति पूछी, इंटेंशन ये है कि अगर वो इस जाति का होगा तो उससे आप ये डिलीवरी नहीं लेंगे, तो ये भी जाति सूचक अपमान है। ठीक है, सार्वजनिक सेवा जाति के नाम पर अगर लेने या देने से इनकार कर दिया गया। इसका उल्टा भी है, वो व्यक्ति जो आया वो कहा कि भाई मैं निम्न जाति के लोगों को तो डिलीवर करूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, तो ये भी जाति सूचक अपमान के दायरे में है। बात समझ में आ गई? अब इस तरह के जो अपराध हैं, वो एक्ट कहता है कि इस तरह के अपराध संज्ञेय अपराध में की कैटेगरी में हैं और गैर जमानती हैं। ठीक है, संज्ञेय का मतलब क्या हुआ? संज्ञेय अपराध का मतलब हुआ कि आपने सुना होगा ना कि जब भी किसी को अरेस्ट करने पुलिस जाती है तो वारंट लेके जाती है। ये तो फिल्मों में अधिकतर सुना होगा आपने। लोग कहते हैं कि वारंट है आपके पास, बिना वारंट के आप यहाँ सर्च नहीं कर सकते, बिना वारंट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। सुना है कि नहीं? अमिताभ बच्चन की मूवी से लेकर ऋतिक रोशन की मूवी तक या उसके बाद तक, मूवी में कभी ना कभी सुना होगा ना कि जब पुलिस जाती है अरेस्ट करने के लिए तो पब्लिक पूछती है कि भाई अरेस्ट वारंट कहाँ है, बिना वारंट के आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। और वारंट कौन इश्यू करता है? वारंट इश्यू करता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट न्यायपालिका का व्यक्ति है, मजिस्ट्रेट वारंट इश्यू करता है। ठीक है, 24 घंटे के भीतर अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करानी होती है। ये सब तो सुना ही होगा आपने। संज्ञेय का मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ये मामले बहुत ज्यादा गंभीर हैं। बिना वारंट के भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, इसका मतलब मजिस्ट्रेट की अनुमति की उस समय उसको आवश्यकता नहीं है। इसीलिए SC एक्ट को लेकर, हरिजन एक्ट को लेकर लोग क्या कहते हैं कि इसमें कोई सुनवाई नहीं होती, पुलिस उठाकर ले जाती है, बाद में उसमें आप साबित करते रहिएगा कि आप दोषी हैं या निर्दोष हैं। ठीक है, और गैर जमानती का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ अदालत से ही आपको जमानत मिलेगा। कोर्ट से ही जमानत मिलेगा, थाने के लेवल पर जमानत नहीं मिल सकता। ठीक है, सिर्फ अदालत से ही आपको जमानत मिलेगा। गैर जमानती का जनरली मतलब ये ले लेते हैं लोग कि इसमें जमानत ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब है कि सिर्फ कोर्ट आपको जमानत देगी, बाकी बेल का ये तरीका नहीं है कि आप थाने से ले लें, थाने से भी जमानत दिया जाता है। ठीक है, तो गैर जमानती और संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में है
अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। दूसरी एक और बात कि जो इस एक्ट के जरिए मामले जाते हैं, इन मामलों में आरोपी को खुद साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको लगेगा कि भाई सबको साबित करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अन्य मामलों में क्या होता है, साधारण मामलों में क्या होता है, जब कोर्ट के सामने किसी आरोपी को खड़ा करते हैं तो कोर्ट साधारण मामलों में कोर्ट मानकर चलता है, ठीक है। प्रिजम्पशन उसका यह है कि आरोपी निर्दोष है, आरोपी निर्दोष है। मान लीजिए पुलिस पकड़ के उठा के ले गई किसी को, कोर्ट में उसको ले जाकर पेश की कि फला फला धारा लगाया गया है। कोर्ट ये मानकर चल रहा है कि भाई ये व्यक्ति निर्दोष है, और साबित किसको करना है कि ये आरोपी है? राज्य को साबित करना है। राज्य का मतलब क्या हुआ? पुलिस साबित करे कि ये निर्दोष है, साबित करे कि दोषी है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। जनरल जो मामले होते हैं उसमें क्या होता है, जिसको पकड़ कर ले जाया जाता है, आरोप जिस पर होता है, मान लीजिए किसी पर चोरी का आरोप है, या फिर किसी पर कोई भी आरोप है, किसी अपराध का आरोप है, उसको पुलिस उठाकर ले गई। पुलिस उठाकर ले जाएगी तो क्या करेगी? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना मतलब कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में जब पेश किया गया तो कोर्ट क्या मानेगा? कोर्ट मानेगा कि ये इनोसेंट है, और राज्य की जिम्मेदारी है, ओनस जिसको कहते हैं, साबित करने का भार किस पर है? उसको ओनस कहते हैं, कि ओनस राज्य पर है, साबित करने का भार राज्य पर है कि ये व्यक्ति दोषी है। तो सारे सबूत ले आइए, क्या क्या सबूत आपने इकट्ठा किए हैं, किस बेस पर बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति दोषी है। लेकिन अस्पृश्यता से जुड़े मामलों में कोर्ट ये मानकर चलता है कि आरोपी दोषी है, और ओनस आरोपी के ऊपर है, साबित करने का भार आरोपी के ऊपर है कि वो साबित करे कि वो निर्दोष है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। अस्पृश्यता से जुड़े मामले क्यों इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं? कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि उससे बाहर निकलना क्यों मुश्किल हो जाता है? कहते हैं ना कि भाई इस एक्ट में फंसे तो गए। क्यों हो जाता है? वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि कोर्ट में जाने पर ओनस आरोपी पर है। कोर्ट मानकर चल रहा है कि भाई तुमने ये दोष किया है, तुमने छुआछूत किया है, इस कानून का उल्लंघन किया है। जबकि अन्य मामलों में कोर्ट ये मानकर चल रहा है कि भाई तुम निर्दोष हो, ठीक है, और पुलिस से कह रहा है कि तुम साबित करो। पुलिस को रगड़ते रहती है कोर्ट, कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। तो ये अन्य मामलों में, लेकिन अस्पृश्यता से जुड़े मामलों में ये बात पलट जाती है। अस्पृश्यता से जुड़े मामले में कोर्ट मानकर चल रहा है कि अगर अक्यूज हैं आप, इसका मतलब आपने जरूर किया है, और साबित कीजिए। अगर नहीं किया है तो आप साबित कीजिए, राज्य का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 17। सबको बात समझ में आ गई आर्टिकल 17 की? बताइए। तो मैंने जैसे कहा कि भाई दो इसमें, एक तो एक्ट हो गया 1955 का अस्पृश्यता ऑफेंसेस एक्ट, अपराध अधिनियम 1955, जिसका नाम चेंज हुआ
और हो गया 1976 में ये सिविल अधिकार, सिविल राइट, सिविल अधिकार ही लिखिए, हिंदी में ही लिखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और इसमें एससीज के बारे में प्रोविजन किया गया कि अनुसूचित जातियों के साथ अगर भेदभाव किया गया तो फिर क्या क्या माना जाएगा, किन कृत्यों को परिभाषित इसमें भी नहीं किया गया, लेकिन किन कृत्यों को अस्पृश्यता मानेंगे ये बताया गया, और दंड के क्या प्रोविजन होंगे ये बताया गया। लेकिन 1989 में एक और एक्ट ले आया गया। 1989 का ये जो एक्ट था ये था SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। हिंदी में क्या कहेंगे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यानी इसमें एसटीज भी शामिल हैं, उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 1989। 17 सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आ जाइए 18 कह रहा है कि उपाधियों का अंत। पहला ही इसका क्लॉज कहता है कि भाई राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, और अपवाद में दिया है सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय। तो 18 का जो पहला क्लॉज है, उपाधियों, टाइटल्स, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंग्रेजी क्या है, टाइटल्स, ठीक है। टाइटल्स का मतलब ये वाला टाइटल नहीं जो नाम में लगाते हैं, वो उपाधि नहीं, ठीक है। 18 का एक कहता है कि राज्य को मना करता है, कोई उपाधि नहीं देगा, कोई टाइटल नहीं देगा, ठीक। लेकिन दो अपवाद बताता है, सैन्य और शैक्षणिक, एडुकेशनल छोड़कर। सैन्य का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने सुना होगा परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ठीक है, ये सब सुना है ना आपने, सैन्य उपाधियां मिलती हैं। सुना है कि नहीं? तो वो मिलती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सैन्य वाले जो सैन्य उपाधियां हैं वो मिल सकती हैं। परमवीर संविधान ही प्रोविजन करता है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, सैन्य और शैक्षणिक छोड़ के। और शैक्षणिक का मतलब क्या हुआ, डॉक्टरेट, प्रोफेसर। अब डॉक्टर कोई लगा सकता है कि नहीं अपने नाम के आगे, अगर पीएचडी कर लिया है तो, या एमबीबीएस डॉक्टर लगा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये शैक्षणिक है, ठीक है। डॉक्टरेट जिसने कर लिया उसको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अलाउड नहीं है, सवाल ये है। अंग्रेजों के समय में क्या होता था, अंग्रेज अपने समय में ब्रिटेन में भी और यहां भी बहुत सारे आपने इतिहास में ऐसे सुने होंगे, जैसे नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी, जलियांवाला बाग के अगेंस्ट इन्होंने लौटा दिया था, ठीक है। सर की उपाधि, हिज हाइनेस, राय बहादुर,
ठीक है, इस तरह की उपाधियां बहुत सारी चलती थी और इंडिया में भी दिया जाता था। इंडिया में बहुत सारे लोग राय बहादुर थे। अब दिक्कत यह थी कि राय बहादुर का पुत्र राय बहादुर हो जाता था। सुप्रीमेसी दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, श्रेष्ठता दिखाने के लिए, ठीक है, सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए कि ये बाकी लोगों से ऊंचा है। अंग्रेज तो इस लालच में करते थे कि भाई जमींदार को दे दिया, लगान ज्यादा वसूल के देगा तो उसको कोई उपाधि दे दी, बहुत प्रतिष्ठित आदमी है उसको दे दिया ताकि वो कहीं ना कहीं अपने काम आ जाएगा। तो इस चीज को हमने महसूस किया था और हम जानते थे कि अंग्रेजों का ये जो प्रैक्टिस है इसका दुरुपयोग खूब हुआ है ऑलरेडी। भाई ऑब्वियसली जो उपाधि लेने के चक्कर में पड़े हुए रहते थे वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उनके लिए काम करना चाहते थे, उनके लिए सूचना देते थे, ठीक है, हमेशा नहीं होता था, लेकिन जो उपाधियों के चक्कर में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ भाई रविंद्रनाथ टैगोर जैसे भी लोग थे, नाइटहुड की उपाधि दिए, लात मार के उपाधि वापस कर दी। कई लोग तो पहले ही उपाधि का नाम सुनते ही बोलते थे कि अपने पास रखो, कोई जरूरत नहीं है उपाधि की, ठीक है। तो हमने इसको झेला था ऑलरेडी और संविधान सभा ने पहले से ही मन बनाया था कि भैया इंडिया में ये सब नहीं चलेगा, तो मूल अधिकार में ही शामिल कर दिया कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, ठीक है। तो 18 का 1 ये कहता है। 18 का 2 क्या कहता है? 18 का 2 कहता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार भी नहीं करेगा। तो एक तरफ तो राज्य को मना कर दिया कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, और इसको बुलेट प्रूफ ये कर दिया कि भारत का कोई नागरिक, सिटीजन, किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। ठीक है, अब सवाल है कि भाई ठीक है, भारत का सिटीजन विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा, लेकिन भारत में कई लोग ऐसे भी तो काम करते हैं जो नागरिक नहीं है, विदेशी हैं, लेकिन भारत की सरकार में काम करते हैं। तो प्रोविजन कर दिया गया कि भाई कोई विदेशी, ठीक, जो भारत में जॉब में है, यानी भारत में लाभ या विश्वास के पद पे है, इसका मतलब सरकार की जॉब में है, वो भी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा इन जनरल, लेकिन विदेशी राज्य से अगर उपाधि लेता है तो सिर्फ राष्ट्रपति की सलाह से लेगा, राष्ट्रपति की सलाह से लेगा, सॉरी, राष्ट्रपति के सहमति से लेगा, सलाह से नहीं, राष्ट्रपति की सहमति से लेगा। ठीक है, तो पहला राज्य को मना कर दिया गया कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। सैन्य और शैक्षणिक छोड़ के ये अपवाद वहीं मेंशन कर दिया गया, आज भी हम जानते हैं ये दोनों तो मिलता ही है। दूसरा, नागरिक भारत का कोई भी जो विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा, सीधा सीधा मना है, इसमें कोई सहमति वहमति नहीं है। तीसरा, कोई विदेशी है जो भारत का नागरिक नहीं है, वो भारत में लाभ या विश्वास के पद पर है, इसका मतलब सरकारी जॉब में है यहां पर, तो विदेशी किसी राज्य से, विदेश से बिना राष्ट्रपति की सहमति के उपाधि नहीं लेगा। तो इन जनरल विदेशी जो भारत सरकार के तहत काम कर रहे हैं उनको भी मना किया गया है, और अगर उनको लेना ही है तो फिर राष्ट्रपति से सहमति लेगा, इसका मतलब सरकार से सहमति लेगा। और चौथा ये कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब ही है कि भाई नागरिक है या फिर गैर नागरिक, विदेशी हो या फिर गैर नागरिक, किसी राज्य से बिना राष्ट्रपति के सहमति के कोई उपलब्धि, भेंट या पद स्वीकार नहीं करेगा। कब तक? जब तक कि
राष्ट्रपति की सहमति ना मिल जाए। ठीक है, तो 18 के यही चारों क्लॉज हैं। पहला, राज्य को मना करता है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा सैन्य और शैक्षणिक छोड़ के। दूसरा कहता है कि नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। तीसरा, विदेशियों के बारे में है कि कोई विदेशी जो भारत में लाभ या विश्वास के पद पर है, ठीक है, वो विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई उपाधि नहीं लेगा। और चौथा कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, नागरिक हो या गैर नागरिक हो, बिना राष्ट्रपति की सहमति से किसी विदेशी राज्य से उपलब्धि नहीं लेगा, भेंट उपहार नहीं लेगा और कोई पद नहीं लेगा। ठीक है, बात स्पष्ट है। हमारे पीएम प्रेसिडेंट को फॉरेन कंट्री से सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा। मानद उपाधि दी जाती है, अमिताभ बच्चन को मानद उपाधि दी गई। ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति की सहमति से ले सकता है ना भाई। राष्ट्रपति कौन है? मंत्रिपरिषद पर की सलाह पर काम करने वाला व्यक्ति। इसका मतलब मान लीजिए अगर मुझे फ्रांस कहे कि आप बहुत अच्छा पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और आपने फ्रांस की बुराई भी नहीं की है अपने पॉलिटी पढ़ाने में, जबकि आपने उपनिवेश वाले में फ्रांस पढ़ाया था, फिर भी आपने शिकायत नहीं की, फ्रांस को बड़ा मान सम्मान दिया है, हम आपको पीएचडी की डिग्री देना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, या अपने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना चाहते हैं, या कोई उपाधि देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम? भारत सरकार से सहमति ले लेंगे, राष्ट्रपति की सहमति से जाकर ले आएंगे। अगर राष्ट्रपति ने सहमति दे दिया तो ले आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। 18(4) कहता है कि कोई उपलब्धि, भेंट यानी उपहार, किसी विदेशी राज्य से उपहार नहीं लेगा, पद कोई स्वीकार नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति की सहमति ना हो जाए। इसमें नागरिक हो या गैर नागरिक, दोनों के लिए क्लॉज है। ठीक है, चलिए, तो 18 का 1, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 2, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो ये दोनों तो सीधे सीधे स्ट्रिक्टली बिना किसी टर्म्स कंडीशन के मना करते हैं। ठीक, 18(3) कहता है भाई कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है यानी विदेशी है, लेकिन राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, इसका मतलब भारत सरकार की जॉब में है, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लेगा, उसके बिना स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा ये हो गया। और चौथा, राज्य के अधीन जो लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले लोग हैं, यानी ध्यान रखिए इन दोनों में सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए बात हो रही। तो सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनका, और कोई व्यक्ति यानी नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल है, वो विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट नहीं लेगा, उपलब्धि नहीं लेगा या फिर पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अब इसमें भी एक विवाद जुड़ा हुआ है भाई। 1954 में भारत सरकार ने शुरू किया, 1954 में भारत रत्न पद्म पुरस्कार तो इस पर विवाद हुआ कि भाई भारत रत्न आप जो आप दे रहे हैं तो क्या ये उपाधि नहीं है, 18 का उल्लंघन नहीं है? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एक आप देखेंगे वरीयता का क्रम बना हुआ है। जैसे मान लीजिए 26 जनवरी 15 अगस्त को अभी प्रोग्राम होगा तो सारे गणमान्य लोग आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि गणमान्य लोग आएंगे, मान लीजिए भारत का कोई कैबिनेट मिनिस्टर जा रहा है, उसको कहा जाए कि जहां सीट मिले वहीं बैठ जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो आप देखेंगे कि आगे की पंक्तियां हमेशा रिजर्व रखी जाती हैं गणमान्य लोगों के लिए। उसके लिए एक वरीयता क्रम बना हुआ है। वो वरीयता क्रम क्या कहता है? वो वरीयता क्रम कहता है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ स्टेट आएंगे और बैठेंगे। सबसे आगे कौन बैठेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी वरीयता क्रम में उनकी रैंकिंग पूरे देश में जानी जाती है। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर पर कौन है? बताइए किसको रखा जाना चाहिए यहां पे? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद किसको रखा जाना चाहिए? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में तीसरे नंबर पर है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की इतनी भी इज्जत नहीं है क्या आप लोग की नजर में? चौथे नंबर पे गवर्नर, गवर्नर्स, राज्यों के जो राज्यपाल हैं। ठीक है। 5 पे फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है। 5A जुड़ा हुआ है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। 6 पे जुड़ा हुआ है, और ये सब याद नहीं रखना है, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। मैं बस आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि आप बाद में हल्ला हंगामा ना करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। CJI। और स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है। साथ में ही विपक्ष का नेता, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। साथ में ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर PM। ठीक। और साथ में ही है चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है। ये कैबिनेट मिनिस्टर है और ये चीफ मिनिस्टर्स हैं। इसी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, वरीयता के क्रम में 7A पर रखा गया है भारत रत्न को। 7A पर किसको रखा गया है? भारत रत्न अवार्डी जो है। तो भाई ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जब रखा गया है, और क्यों रखा गया है? क्योंकि इन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला है। तो भारत रत्न क्या उपाधि नहीं हुआ? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सम्मान है भारत रत्न, ठीक है, ये उपाधियां नहीं है, टाइटल नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को अपने नाम के पहले या बाद में इनका इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं करना चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर मान लीजिए अपना नाम ही कर दें भारत रत्न सचिन तेंदुलकर,
या किसी को पद्म भूषण मिला है तो वो अपने नाम के आगे लिखे पद्म भूषण फलां, हालांकि कई लोग करते हैं, ठीक है, या नाम के बाद में लिखे पद्म भूषण, जैसे दिव्या सिंह पद्म भूषण या पद्म भूषण दिव्या सिंह, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ऐसा नहीं करना, ये उपाधि नहीं है और अपने नाम के आगे पीछे इसको मत लगाना, गंदी बात। लेकिन दिक्कत ये है कि मान लीजिए कोई लगा ही लिया तो 17 के लिए तो एक्ट बना हुआ है, इसके लिए कोई एक्ट नहीं है, और क्योंकि एक्ट नहीं है इसलिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, तो ये है 18। भारत रत्न पर पिछले 2021 में एक सवाल आ गया था यूपीएससी में। देखिए, भारत रत्न रिकमेंडेशन करता है पीएम, पीएम सिफारिश देता है नामों का, जबकि पद्म पुरस्कारों को सिफारिश देता है एक कमेटी बनाई गई है, वो नामों की सिफारिश करती है। जबकि भारत रत्न की सिफारिश कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति को सिफारिश भेजता है। किसको भेजता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। और एक साल में मैक्सिमम, अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। लिखा तो यही है, पिछले साल इस पर खूब विवाद हो गया था क्योंकि 5 लोगों को कर दिया गया था इसमें नॉमिनेट किया, नाम ही फाइनल कर दिया गया था, लेकिन साइट पर यही लिखा हुआ है। अब वो सरकार ये करेगी कि उसको अलग अलग साल में बांट देगी, लेकिन साइट पर यही लिखा हुआ है कि एक साल में 3 बार 3 लोगों को दिया जा सकता है अधिकतम। ये सारे विवाद जब चल रहे थे तो 1977 में भारत रत्न देने का जो रिवाज था वो टूट गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि 77 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है। लेकिन 1980 में आ गई फिर से इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने आके इसको फिर से बहाल कर दिया, रिज्यूम कर दिया। इसी तरह फिर 1993 के आसपास फिर से इसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यही पूछा गया था कि भाई एक साल में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। और एक स्टेटमेंट ये था कि कभी इसको सस्पेंड नहीं किया गया है, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया था 2021 में, तो उसको आप देख सकते हैं 2021 वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये था 18। अब हो गया है 19-27, तो मिलेंगे कब? अब इसके बाद यहां तक सब समझ में आ गया, आर्टिकल 18 तक। तो अब शुरू करेंगे हम लोग आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का। यहां हो गया आपका समता का अधिकार, 14 से 18 तक खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।